गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एमके शाह क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में देखेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव और अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। इससे रिलेटेड दोस्तों जो घटना चक्र का ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग सीधे सीधे जो है उन्हीं पॉइंट को देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सीधे सीधे वो एज ए वन लाइनर है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये आपकी टॉपिक है। यहाँ से आपके लगभग में हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो। तो देखते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव का क्या असर रहा और अनुच्छेद एवं अनुसूचियों से रिलेटेड हम लोग सारे फैक्ट्स को देखेंगे। और सब दोस्तों ये वन लाइनर हैं आपके। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और ये चूंकि शुरू से है पूरा हम इसको कंप्लीट कराएंगे। लेक्चर 1 हो गया है, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, उद्देशिका का विचार लिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। जो उद्देशिका का विचार है वो दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो क्या है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो दोस्तों संविधान है। संविधान में समय समय पर तमाम जो है अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, लेकिन यदि देखा जाए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो सब सर्वोच्च आपका संविधान है। संविधान पे सारी जो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था उसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है ये ली गई है। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज ए वन लाइनर भी आपके पूछे गए हैं, वनडे एग्जामों में भी ज्यादा पूछे गए हैं और स्टेट और आरओ में भी बहुत पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो भारत में न्यायिक जो पुनरीक्षण की जो संकल्पना ये दोस्तों ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से काफी चीजें भारत के संविधान में ली गई हैं, एज ए उद्देश्य का कह लीजिए, या भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो संबंधित है। तो जो संघात्मक व्यवस्था है वो दोस्तों कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में लाया गया है। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो संबंधित है कनाडा से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो भिन्नता है, उस भिन्नता का जो मेन कारण है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है। ये जो है कह रहा है कि भिन्न है क्योंकि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों में है, यानी दोनों जगह ये लागू है और यूएसए के संविधान से ही न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वो क्या है। यानी भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में जो समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो क्या है। तो वो दोस्तों है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, जो कि अमेरिका के संविधान और भारतीय परिसंघ दोनों में समान लक्षण पाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है, बहुत बार पूछा गया है समवर्ती सूची ये देन है, ये कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची लाई गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसकी जो संकल्पना है ये दोस्तों आधारित है आयरलैंड के संविधान पर। अर्थात भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता जो प्रभावित हुए थे वो प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से, अर्थात आयरलैंड के गणतंत्र से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सही सुमेलन जो है, जैसे सुमेलित वाले प्रश्न आते हैं तो इसमें सही सुमेलन करके दे दिया गया है और
जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको सही सुमेलन करना रहता है। तो इसमें एक तरफ दिया है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा दिया है स्रोत। जैसे मूल अधिकार जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय जो प्रणाली है ये दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन यूके से लिया गया है। आपात जो उपबंध हैं ये जर्मनी की वीवर संविधान से लिया गया है। और राजनीति के निदेशक जो तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सही सुमेलन इसी प्रकार सही सुमेलित करके दिया गया है। बस ये एज ए वन लाइनर आप देख लीजिए और मैचिंग में भी देख लीजिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके मैचिंग वाले मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर भी यहाँ आप वन लाइनर एज ए वन लाइनर भी देख सकते हैं और ये मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन, फिर सुमेलित वाला क्वेश्चन है कि जैसे विधि का शासन, विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है, ये दोस्तों लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा इस समवर्ती सूची का दूसरा उपनाम है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। ये जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार का जो गठन है ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध है ये दोस्तों कनाडा के संविधान से लाया गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये सही सुमेलन इस प्रकार है। और जब मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं तो इस साइड का जो पोर्शन है वो इधर उधर कर देता है और आपको सही से मैच करना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। और इसका पूर्व नाम था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार दिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कथन कारण पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको इस तरीके से रखा गया है कि जैसे कथन ये कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये सही है। और कारण आर कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से आते हैं। और बस आपको ये देखना है कि ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पोर्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो ग्रहण की गई है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ, तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका के संविधान से प्रारंभ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। आगे इससे रिलेटेड हम लोग ये टॉपिक है कि संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां, यहाँ से क्वेश्चन जितने भी बने हैं, जिस भी टाइप से क्वेश्चन बने हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर एज ए वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में दोस्तों 400 से अधिक आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद जो थे वो 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की अगर बात करें तो कितनी है, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद उस समय थे, वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, क्योंकि इसमें जो है अमेंडमेंट होते रहते हैं। और सही कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं 10वीं और 11वीं तथा 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। यानी पहले 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं अनुसूचियों को संशोधित करके जोड़ा गया जब संविधान में संशोधन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है या 22 भागों में विभाजित किया गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उस संविधान के भाग जो है 2 में अंकित है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भाग 2 में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 में है। सही सुमेलन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक जो अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधी जितने भी प्रावधान है वो दिए गए हैं। भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान को दिया गया है। और संविधान के भाग जो 6 है, 6 में जो है राज्य संबंधी जो प्रावधान है उनको दिया गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलित इस प्रकार है, यानी सुमेलन वाले प्रश्न हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट है और एक तरफ सूची सेकंड है। और ये सही सुमेलन करके दिया गया है कि जैसे नए राज्यों का गठन करना है किसी भी देश में, या जैसे मान लीजिए अपने ही देश में नए राज्यों का अगर गठन करना है तो किस में संशोधन करना होगा। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में ये नए राज्यों के गठन से संबंधित जो है प्रावधान वर्णित किए गए हैं। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन उल्लेख किया गया है। और प्रशासनिक अधिकरणों की जो स्थापना है वो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A की जो है स्थापना की गई है, प्रशासनिक संबंधी अधिकरण। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में जो पंचायतें बनाई गई हैं, और वो भाग है 9। भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध हैं, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हैं ऐसे मान करके चलिए कि एनसीईआरटी वन लाइनर जैसे हम लोगों ने देखा था सेम उसी बेस पे है। और ये आपका रिवीजन हो जाएगा, कम समय लगेगा। कम समय में चूंकि ऑब्जेक्टिव है नहीं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्ट्स हैं। तो अब आप अगर ये तैयार कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंडियन पॉलिटी में पूरा इसी तरीके से वन लाइनर कवर करवा करके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें अगला जो पॉइंट कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है वो किया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। अध्याय 1 के अंतर्गत भाग जो है 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों में से वो अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है वो अनुसूची कौन सी है? तो वो दोस्तों पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में जो है राज्य के नाम की सूचना तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो है पहली संविधान की पहली अनुसूची में है। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची वो विवेचित करती है। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो क्या उल्लेख करती है? और राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। यानी भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत संघ के नए राज्यों का सृजन करना हो तो विधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो भारत के यदि नए राज्य का सृजन करना, नए राज्य का गठन करना है तो पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा। पहली अनुसूची को संशोधित किए बिना नए राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इसका जो आंसर है वो पहली अनुसूची है। फिर उसके बाद सही सुमेलन दिया है, एक तरफ अनुसूची दिया है, एक तरफ विषय दिया हुआ है, और ये सही तरीके से जो है सुमेलित है। जैसे चतुर्थ अनुसूची में क्या किया गया है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। और षष्ठम अनुसूची जो है, छठी अनुसूची वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची है वो दोस्तों भाषा से संबंधित है।
उसमें चाहे राज्य भाषा हो या केंद्र की जितनी भी भाषाएं हैं, स्टेट की भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं संबंधित है अष्टम अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान जो है वर्णन किया गया है 9वीं अनुसूची में। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलित है। क्या सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित किया गया है? जैसे 7वीं अनुसूची में क्या दर्शाया गया है? विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाएं संबंधी प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण इसमें संबंधित है। और जो 10वीं अनुसूची है वो दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कोई एक दल का जो है मेंबर चाहे पार्लियामेंट का हो, मान लेते हैं जीतता है, तो वो 6 महीने के ही अंदर जैसे दूसरी पार्टी में चला जाता है। ये दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में इसमें प्रावधान बनाया गया है। कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद आप दूसरे दल में जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। यानी राज्य में भूमि सुधार संबंधी जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है वो क्या है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना का विषय है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में आर्थिक योजना से संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समवर्ती सूची का जो विषय है वो दोस्तों आपराधिक मामले, जो आपराधिक मामले संबंधी प्रावधान है वो समवर्ती सूची में अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान की समवर्ती जो सूची में शामिल है, तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन संबंधी जो प्रावधान है वो किस सूची में शामिल है? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है समवर्ती सूची में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो भी समवर्ती सूची में रखा गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है। तो इस समवर्ती सूची में पहले शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अब शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय आ गया है। और समवर्ती सूची में दोस्तों उसमें राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है, और यदि दोनों में मतभेद हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। तो ये पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलित करना है, और ऑलरेडी ये सही सुमेलित है चूंकि ये वन लाइनर है। इन्हीं क्वेश्चनों को जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे तो ये जो साइडें हैं ये सामने सामने नहीं रहेंगी, इसका कहीं साइड अलग होगा, इसका अलग होगा, और आपको सही तरीके से जो है मैच करना होगा। जैसे विषय है वन संबंधी जो विषय है ये दोस्तों समवर्ती सूची में रखा गया है। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची में है, अर्थात इस पे केवल केंद्र कानून बना सकता है। और वन चूंकि समवर्ती सूची का विषय, इसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। और जन स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान है ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है कह रहा सही सुमेलन करना है, जो कि सही सुमेलन है। कह रहा केंद्र सूची के अंतर्गत जो जनगणना है ये दोस्तों केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय में जैसे पुलिस है और सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं हैं ये राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में यदि देखा जाए जनसंख्या संबंधी जो नियंत्रण है या परिवार नियोजन है ये समवर्ती सूची में रखा गया है। अवशिष्ट विषय जैसे जो बचे हुए विषय हैं वो केंद्र के अधीन आते हैं, यानी केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी जो प्रावधान है वह केंद्र सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के वह प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो भारतीय संविधान के वह प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हैं, या पंचम अनुसूची है, या षष्ठम अनुसूची है, और सप्तम अनुसूची। इन चीजों को दोस्तों इसमें रखा गया है
जो है भारतीय संविधान के वह प्रावधान है जो शिक्षा प्रभाव डालते हैं। ये सारी चीजें जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, चाहे राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो या ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हो या पंचम अनुसूची हो या छठी अनुसूची हो या सप्तम अनुसूची हो, इसमें से कोई एक दे देगा और पूछ देगा जो है वो प्रावधान बताइए जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी संबंधी जो कानून विषयक प्रावधान है वो दोस्तों 10वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा, दल संबंधी जो विरोधी कानून प्रावधान दिए गए हैं वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में जो उल्लेख है वो क्या है, तो संघ यानी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत और इस संघ सूची का विषय है जिसमें शामिल है बैंकिंग, बीमा और जनगणना संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, तो वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है वो उसमें आता है रक्षा मंत्रालय और वैदेशिक मामले यानी विदेशी मामलों के मंत्रालय और रेलवे। ये तीनों जो हैं ये ऐसे विषय हैं जो संघ सूची से संबंधित हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का जो उल्लेख है वो किसमें है, तो राज्य सूची का जो उल्लेख है वो रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पंचायती राज जो विषय शामिल किए गए हैं, पंचायती राज विषय ये भी दोस्तों राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd जो है समवर्ती सूची में शामिल है, तो ये सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया संबंधी प्रावधान। अगला पॉइंट कह रहा है विवाह या विवाह विच्छेद और गोद लेना, विवाह विच्छेद और गोद लेना यह संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं और सूची 3rd समवर्ती सूची में भी है। अर्थात विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में शामिल किए गए हैं, सूची 3rd, और सूची 3rd में क्या था, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है इसका उल्लेख किया गया है, तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो भूमि सुधार जो है ये दोस्तों राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो राइट आंसर है वो राज्य सूची है। भूमि संबंधी जो सुधार हैं वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सूची के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध है वो दोस्तों 5वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। अर्थात विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के जो प्रशासन है और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध किया गया है ये 5वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो राज्य कौन कौन से हैं, तो भारतीय संविधान के जो 6ठी अनुसूची शामिल की गई है ये दोस्तों मेघालय राज्य, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं, तो भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध हैं वो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सारे पॉइंट लगभग में ये मान करके चलिए कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो न पूछा गया हो, और कई ऐसे पॉइंट है जो कि 4-4, 5-5, 6-6 बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो संबंधित है, तो संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। यानी किसके अंतर्गत आता है, तो यह प्रावधान अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक कर लगाता है तो विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 117 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध किया गया है ये अनुच्छेद 117 में किया गया है दोस्तों, वित्त विधेयक।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। और अगला पॉइंट अगला जो पॉइंट है वो सही सुमेलित पे आधारित है। जैसे भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये किस अनुच्छेद में के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 324। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भारत का अनुच्छेद 324 है इसमें भारत का निर्वाचन संबंधी आयोग को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को रखा गया है। अनुच्छेद 40 में है ये ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का जो गठन है अनुच्छेद 40 के तहत। समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। और अगला पॉइंट ये भी सुमेलन पर आधारित है जो कि सही तरीके से सुमेलित है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं रहेगा, उसको आपको सही तरीके से सुमेलित करना होगा। तो संविधान के एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है और एक तरफ उससे रिलेटेड विषय दिया हुआ है। जैसे अनुच्छेद 124 में क्या रखा गया है, अनुच्छेद 124 का विषय है संघीय न्यायपालिका। जो संघ की न्यायपालिका वो अनुच्छेद 124 के तहत है। अनुच्छेद जो 5 है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 में ये आकस्मिक जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए। और आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही तरीके से मैच किया गया। जैसे अनुच्छेद 14 में समानता का जो है अधिकार दिया गया, ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत। नीति निर्देशक जो तत्व का प्रावधान है अनुच्छेद 36 में दिया गया है। और मंत्रिपरिषद का जो गठन है ये अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन होता है तो जितने भी संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत ही होते हैं। और नेक्स्ट जो है पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें भी सुमेलन करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। जैसे विधानता एक नए राज्य को शामिल करना या नए राज्य का गठन करना, ये अनुच्छेद 2 में अमेंडमेंट करना होगा, अनुच्छेद 2 के तहत है। क्षमता का जो अधिकार है या समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और गिरफ्तारी और निरोध के जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति का विधेयक जो अनुमति देने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति संबंधी विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है अनुच्छेद 111 में। और नेक्स्ट पॉइंट भी ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। कह रहा है एक तरफ संविधान का अनुच्छेद है, एक तरफ अंतर वस्तु है। जैसे अनुच्छेद 54 में क्या रखा गया है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अनुच्छेद 75 में क्या किया जाता है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और जो केंद्र के मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथ ही साथ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, विभिन्न जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अनुच्छेद 164 में क्या होता है, अनुच्छेद 164 में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। अगला पॉइंट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलन किया गया है। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण संबंधी प्रावधान को रखा गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन संबंधी जितने भी प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 324 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात सदस्यों का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो है प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का जो गठन है वो दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आपात का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपात फिलहाल अभी तक तो नहीं लगा है, लेकिन इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 360 में रखा गया है।
फिर उसमें उसके बाद कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान दिया है, एक तरफ अनुच्छेद दिया है। जैसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 148 के तहत संविधान में किया गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट दोस्तों 2-2, 4-4 बार पूछे गए हैं। और संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 315 में। आपात स्थिति की जो घोषणाएं हैं वो अनुच्छेद 352 में रखी गई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 215 में क्या रखा गया है, तो अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्च न्यायालय का जो अभिलेख है वो न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो इन संबंधी जितने भी प्रावधान हैं वो दोस्तों अनुच्छेद 222 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की जो है उच्च न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनको शामिल किया गया है अनुच्छेद 227 में। साथ ही साथ सही सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। सूची फर्स्ट में कह रहा है जो है अनुच्छेद जैसे 76 है, ये भी कई बार अनुच्छेद पूछा गया है, तो इसमें भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधी जितने भी प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 76 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 111 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रखा गया है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 131 में समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कार्य करने का जो अधिकार है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। कार्य करने के लिए सही मानवीय जो स्थितियां हैं वो अनुच्छेद 42 में रखी गई हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 45 में किया गया है, जो कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय जो स्थितियां ये अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद 45 में है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सही सुमेलन इस प्रकार है, यानी सही सुमेलन किया गया है। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सही सुमेलन नहीं रहते, आपको सही सुमेलित करना पड़ता है, क्योंकि सही सुमेलन ऑलरेडी है, आपका कम समय में ज्यादा कुछ गेन हो जाए, इसलिए इसको इस तरीके से जो है पॉइंट वाइज बनाया गया है। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, भारतीय संविधान का भाग 9 ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों पंचायत से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान का भाग जो है 8 ये किससे संबंधित है, तो भाग 8 जो है संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4 ये संबंधित है संविधान के मूल कर्तव्यों से। मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग जो है 9A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नगर पालिका से संबंधित है। 9A नगर पालिका से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सही सुमेलित जो पंचायत है, पंचायत का गठन जो है भाग 9 में किया गया है। नगर पालिकाओं का जो है गठन 9 या 9A कह लीजिए। सहकारी समितियों का जो गठन है वो 9 में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संविधान के भाग हैं। और आगे कह रहा है सही सुमेलन इस प्रकार है, जैसे संविधान का भाग 15 जो 15 संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के भाग जो है 16 में ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है संविधान के भाग 16 में। संविधान का भाग जो है 17 में राज्यसभा का जो है राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। और उसके बाद संविधान का जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है। आपात उपबंध का उल्लेख इसमें किया गया है संविधान के भाग 18 में। तो ये दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सबका सही सही आंसर सुमेलित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें। हम लोगों ने देखा जब ये पॉइंट आप लोग कवर कर लेंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ताकि जैसे वन लाइनर आप कवर कर लें
थोड़ा ये जल्दी कवर भी हो जाएगा। और ये फर्स्ट रिवीजन के साथ हमारा देखिए इसमें आज 2 टॉपिक कवर हुए, संविधान पर विदेशी प्रभाव और अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर एमसीक्यू यानी वन लाइनर क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको हम लोगों ने जो है इसमें वन लाइनर के रूप में व्यवस्थित किया गया है कि कम समय में ज्यादा कुछ गेन कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन और पॉइंट आपके कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, तथा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नया नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पर डे आ रही है दोस्तों, पर डे आपको एक लेक्चर जो है इंडियन पॉलिटी का मिलेगा, और कोशिश कर रहे हैं कि एक लेक्चर जो है आपका करंट का भी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।